तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज आपके लिए हम लेके आए हैं अपने साइंस क्लास 8 का क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट इज एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक सा चैप्टर है, वन शॉट में करेंगे, लेकिन आपको हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए ये वीडियो के एंड तक बने पड़े रहना होगा। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो देखते हैं कि अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। सो व्हाट इज द पर्पस, लेट अस सी कि दिस चैप्टर encourages students to develop curiosity। जिज्ञासा जगाएगा आपको ये चैप्टर। क्वेश्चन पूछने का तरीका बताएगा ये चैप्टर। ओके, सो टू थिंक क्यूरियोसिटी एंड थिंक लाइक साइंटिस्ट, आपको साइंटिस्ट जैसा सोचने को मजबूर करेगा ये चैप्टर। आस्किंग क्वेश्चन, ताकि आप क्वेश्चन पूछो, वो जिज्ञासावश आप क्वेश्चन पूछो, ऑब्जर्व करो कि क्या है, क्या चल रहा है, एंड कंडक्टिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो ये सब आप लोगों को, दिस इज अ पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर encourages students to develop curiosity and think like scientists, asking questions, observing carefully and conducting the experiments। ये चैप्टर का पर्पस है कि आप सब लोग जिज्ञासावश कुछ क्वेश्चन पूछो, साइंटिस्ट के साथ सोच सको, कुछ चीज़ों को अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करो एंड कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स कर सको। ये चैप्टर का पर्पस है। लेट अस सी, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं मेन आइडिया। व्हाट इज अ मेन आइडिया? सो मेन आइडिया इज साइंस इज नॉट जस्ट लर्निंग। आप साइंस को ऐसे मत सोचो कि मैं पढ़ूं, खाली पढ़ूं। साइंस सब जगह है ना, यू नो दैट साइंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये बल्ब जल रहा है तो क्यों जल रहा है, ये लाइट चल रही है तो क्यों चल रही है, ये फैन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ये एसी चल रहा है तो क्यों चल रहा है। हम आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे तो क्यों दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, तो क्यों और कैसे का जवाब वो दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। सो मेन आइडिया इज साइंस इज नॉट जस्ट लर्निंग द फैक्ट्स। खाली फैक्ट्स को पढ़ना नहीं होता। इट इज अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। सामने अगल बगल के चीजों को समझना, जानना, दैट इज साइंस। आंसर्स टू क्वेश्चन लाइक व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, ये क्वेश्चन का आंसर निकालना इज अ साइंस। लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है भाई, कैसे चल रही है, वो दिमाग में आएगा तो आप उसका क्वेश्चन निकालोगे ना, क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। सो दैट इन्वेस्टिगेशन इज साइंस बेसिकली। सो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स फोकस फॉर ग्रेड 8th। स्टूडेंट्स विल लर्न टू बिकम इन्वेस्टिगेटर्स। मतलब स्टूडेंट्स ये चैप्टर के माध्यम से इन्वेस्टिगेटर बन जाएंगे। मतलब टू बिकम इन्वेस्टिगेटर, स्टूडेंट विल लर्न टू बिकम इन्वेस्टिगेटर। कैसे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है वो इससे सीखोगे आप। एक्सप्लोरिंग बोथ एवरीडे फिनोमेना, व्हाई डो राइजेस, and larger scientific issues, example climate change। ये सारे चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे, जानोगे कि हमने आटा साना तो भैया रोटी जो फूल रही है, तो रोटी फूल रही तो एक साइड पतला रहता है, एक साइड मोटा रहता है, क्यों होता है ऐसा। ये सारी चीज़ें हम ये चैप्टर के माध्यम से जान रहे होंगे और ये चैप्टर के माध्यम से समझ रहे होंगे, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, ये लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। पानी आगे लोअर
हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक कैसे आता है, क्यों आता है? अब नदी बह रही है तो क्यों बह रही है? तो ये जो डेली लाइफ का फिनोमिना है वो आप समझोगे इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, लेट अस ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा अभी फिलहाल। सो क्वेश्चन लाइक व्हाई इज वन साइड ऑफ द पूरी जब खाते हो तुम तो खाते रहते हो, कभी देखा है एक साइड में पतला रहता है एक साइड में मोटा रहता है, वही पूरी है ना, जो फूलता है जब तो एक साइड पतला लेयर होता है एक साइड मोटा लेयर होता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज वन साइड ऑफ द पूरी थिनर देन द अदर साइड? Are there more grains of sand on the beach of the are there more grains of sand on all the beaches of the desert of the world, or more stars in the galaxy? गैलेक्सी में ज्यादा स्टार्स हैं या सैंड ज्यादा है ना? सो ये सब हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। वाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस? नेचर ने इतना वास्ट वैरायटी क्यों डेवलप की है, प्लांट्स की और एनिमल्स की? तो ये सब के बारे में, ये सब जो जिज्ञासा है वो चैप्टर के माध्यम से खत्म होगी। ये सब चीजों के बारे में हम जानेंगे सारे। Let's see about microbes and health. Let's start the lesson basically. So पहला जो चीज़ है इसमें हम पढ़ने वाले वो है microbes and health. तो there are two types of microbes. एक अच्छे भी होते हैं जो आपको डाइजेशन में मदद करेंगे, और एक कुछ गंदे भी होते हैं जो आपको बीमार कर देते हैं। So the scientific journey starts with the studying of microbe, छोटे छोटे लिविंग थिंग दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है साइंस। तो साइंटिफिक जर्नी स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ टाइनी माइक्रोब्स विजिबल टू नेकेड आइज, नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, इनविजिबल दैट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आइज बट डीपली कनेक्टेड टू द ह्यूमन लाइफ, है ना। द साइंटिफिक जर्नी स्टार्ट विद द छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं जो अपने आंखों से दिखते नहीं हैं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो दिखते नहीं, उससे उधर से स्टार्ट होती है बट ह्यूमन लाइफ से डीपली कनेक्टेड है। एंड यू नो दैट वाई। अभी कुछ अच्छे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपको जैसे कि फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, तो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको बीमारियां फैलाती हैं। सो दिस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रिवील्स बोथ हार्मफुल एंड this helpful and harmful organisms that significantly impact our daily existence. So ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड रिवील्स, ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो दोनों टाइप के हैं, एक हेल्पफुल भी है एक हार्मफुल भी है, जो अपने डेली लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हम पढ़ते हैं विच आर द बेनिफिशियल माइक्रोब्स। ओके, सो लेट अस सी। सो हेल्प डाइजेस्ट फूड। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या करता है? वो आपके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो हेल्प डाइजेस्ट फूड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर यूज्ड इन मेडिसिन प्रोडक्शन फॉर ट्रीटिंग डिसीजेस। सो मेडिसिन प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स का यूज होता है फॉर मेकिंग medicines to treat diseases. ओके, फिर उसके बाद में प्ले essential roles in ecosystem functioning. अब हमको मालूम है जब इकोसिस्टम चल रहा है तो डेड एंड डिकेइंग बॉडी को डिकम्पोज करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, डिकम्पोजर्स ही करते हैं। सो दे हेल्प्स, they play essential role in ecosystem functioning, support food production through fermentation process.
जैसे कि मैंने बताया, आप जब खाना बनाते हो, डोसा बना रहे हो, इडली बना रहे हो, तो फर्मेंटेड आटा जो रहता है इडली का या डोसा का, वो अच्छा इडली डोसा बना के देता है हमें। सो वो फर्मेंटेशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, ठीक है। सो माइक्रोब्स ही करते हैं। तो एक बात समझ में आ गई, व्हाट आर द बेनिफिश हाउ दिस microorganisms are beneficial. So they helps in food digestion, they help in food digestion of human digestive system. In human digestive system पेट में भी बहुत सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो अपने खाने को पचाने में मदद करते हैं। सो दैट इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज मेडिसिनल यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग सम डिजीजेस। थर्ड वन इज play essential role in ecosystem functioning, and the fourth one is support food production through fermentation. Okay, fermentation करा के हमारा फूड प्रोडक्शन करता है। जैसे इडली का बैटर तभी अच्छा होता है जब फर्मेंटेड होता है, ठीक है। तो वो फर्मेंटेशन करने का काम कौन करता है? अच्छे माइक्रोब्स, ठीक है। अब हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं। कॉजेस इन्फेक्शन, सो कॉजेस इन्फेक्शन डिसीज इन ह्यूमंस, है ना। बहुत सारे देखो माइक्रोब्स हैं जो इन्फेक्शन आपको क्रिएट करेंगे, है ना। खाना खा लिया, नहीं पचा है, क्यों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके अंदर, आपके डाइजेशन को ख़राब किया है उसने, तो वो ख़राब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सड़ा हुआ खाना आपने खा लिया, उसमें ख़राब माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहा था, वो अपने बॉडी में गया, अपने को बीमार कर गया, है ना। सो कॉजेस इन्फेक्शन, अपने स्टमक इन्फेक्शन हो गई है या अलग अलग टाइप की इन्फेक्शन होती है, मैं तो नॉर्मल बता रहा हूँ। सो इट कॉजेस इन्फेक्शन एंड डिसीजेस टू ह्यूमन। हार्मफुल माइक्रोब्स क्या करते हैं? इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं ह्यूमन के बॉडी में और उनको बीमार डाल देते हैं। एंड डिसीजेस टू ह्यूमन कैन कंटामिनेट फूड एंड वाटर सप्लाई। ये जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपके खाने को स्पॉइल कर सकते हैं, कंटामिनेट कर सकते हैं, एंड वाटर सप्लाई को भी खराब कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। कि इन लोग क्या करते हैं, गंदे वाले है ना, तो गंदे वाले क्या करते हैं? दे कंटामिनेट फूड को खराब कर देते हैं और वाटर सप्लाई को भी खराब कर देते हैं। तो दे कैन कंटामिनेट फूड एंड वाटर सप्लाई। देन थर्ड वन, व्हाट इज द थर्ड, व्हाट दे कैन डू? कि स्प्रेड थ्रू, कहाँ से? वेरियस ट्रांसमिशन मेथड। ये कहाँ से फैलते भाई? अलग अलग जगहों से, अलग अलग मीडियम से पड़ते हैं। हवा से भी फैल सकता है, पानी से भी आ सकता है ना। ये गंदे वाले माइक्रोब्स कहीं से भी आ सकते हैं। तो अपने बॉडी को इम्यून बनाओ इनके थ्रू, इनके लिए अपने बॉडी में एंटर कर गए, हमको डिसीज फैलाएंगे। तो डिसीज फैलाने के बाद में वो ट्रीटमेंट भी अपना एंटीबॉडी ही करता है, अंदर का अपने एंटीबॉडी है वो उसको मारने का काम करता है। तो एक बात समझ लो कि दे कैन स्प्रेड थ्रू वेरियस ट्रांसमिशन methods like air, water, contaminated air, contaminated water, everything. Requires preventive measures for control. They require preventive, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमको क्या करना पड़ता है? डिसइंफेक्टेंट यूज करते हो कि नहीं घर में? तो प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हो टू कंट्रोल दिस। सो requires preventive measure to control, है ना, for controlling this harmful microbes. Now staying healthy, जिम करने का, खाना अच्छा खाने का, पानी अच्छा पीने का। So student learn that maintaining good health requires nutritious food. अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाने का, रेगुलर एक्सरसाइज करने का। सो इससे अपना क्या रहेगा? हेल्थ अच्छा रहेगा।
प्रॉपर मेडिसिन लेने का, व्हेन नीडेड, जब भी आप बीमार हो तो आप प्रॉपर मेडिकेशन करो ताकि हेल्दी हो जाओ एंड हेल्दी रहो. सो प्रॉपर मेडिसिन लो व्हेन इट इज नीडेड. देन वैक्सीन फॉर डिजीजेस, आप अलग अलग वैक्सीन लेते रहो ताकि डिसीज को प्रिवेंट कर सके. मालूम है ना, हम बचपन में क्या लिए थे, चिकन पॉक्स का भी डोजेस लेते हैं. हाल ही में कोविड-16 का भी हमने डोजेस लिया रहेगा, है ना. कोविड का लिया था कि नहीं लिया था? हाँ, एक बार लिया, उस 2 बार लिया, उसका बूस्टर लिया, सब लेते ही जा रहे. तो वैक्सीन प्रॉपरली लेने का है. वैक्सीन्स फॉर डिसीज प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस. सो अंडरस्टैंडिंग microbes helps appreciate the important hygiene and health practices. So understanding microbes helps appreciate the. अब देखो इसका मतलब क्या है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए, है ना. अब देखो क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग microbes helps appreciate the importance of hygiene and health practices. तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है माइक्रोब्स को, ताकि हम हाइजीन मेंटेन कर सके और प्रॉपर हेल्थ अपना मेंटेन कर सके. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्सेस. लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स से फैन चल रहा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आया, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और उसको घुमाने लगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो फोर्स लगा. अब देखो, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटीज एंड फोर्सेस एंड प्रेशर. सो ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अभी फिलहाल. तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं. साइंस प्लेज मेजर रोल इन improving modern life through technological application of electric current. Understanding electricity helps students appreciate science behind the everyday appliances and systems they use regularly. लाइट यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए, लाइट यूज कर रहे हो आप मोबाइल देखने के लिए, हमें देख रहे हो आप, है ना. तो ये सब, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट तो, बट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो. तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज जब हम अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तब जाके हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस किस चीज़ में. अभी घर में तुम प्रेस करते हो, इलेक्ट्रिक प्रेस ही यूज करते हो ना, आयन ही यूज करते हो. सो आयन करते हो क्लोथ को, इलेक्ट्रिक आयन यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से बच चल रही है. समझ में आया ना, इलेक्ट्रिसिटी ही अपन डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं. मोबाइल चार्जिंग, इलेक्ट्रिसिटी. सो अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी हेल्प स्टूडेंट अप्रिशिएट साइंस. साइंस को अप्रिशिएट करने के लिए मतलब करवाएगा. ये हेल्प स्टूडेंट टू अप्रिशिएट साइंस. बिहाइंड एवरीडे अप्लायंसेस एंड सिस्टम, गाना सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही सुन रहे हैं, उसके हेल्प से ही सुन रहे हैं, है ना. साउंड बॉक्स लगाया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. टीवी लगाया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. सो जो डेली लाइफ में भी हम आजकल यूज कर रहे हैं ना, लाइट थोड़ी देर गया, बस गया काम से, पूरा सब सिस्टम ध्वस्त डेली लाइफ का, है ना. सो इलेक्ट्रिसिटी जो है, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीडे लाइफ. तो भैया सोचो, साइंस को धन्यवाद दो, अप्रिशिएट करो कि ये सबसे बेनिफिशियल चीज़ हमको दी है साइंस ने. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहाँ कहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। अब ठंडी लग रही है, थर 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 कांप रहे हैं, ठंडा प्रदेश में गए हैं, नहाना है हमें, क्या करेंगे, पानी गर्म करते हैं, नहाते हैं, हीटर यूज करते हैं। सो ठंडे इधर जाते हो कभी, मनाली वनाली गए होगे तो आपको पता होगा कि ठंडी में उन लोग एक हीटर लाके लगा देते हैं ताकि वो कमरा हीट रहे, एकदम जलते रहता है, इलेक्ट्रिसिटी में लगा देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है और वो लाइट एकदम जलता है और गरम गरम कर देता है अगल बगल को। देखो बल्ब, आपने देखा रहेगा बल्ब, पहले की बल्ब देखिए क्या, येलो कलर जो लाइट देता था, वो भी गर्म होती है, और वैसे ही फिलामेंट होता है उसके अंदर। सो सिंपल सा बात है कि इट कीप वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ठीक है, बाय यूजिंग हीटर्स एंड ऑल। कोल्ड वेदर में ये हमको गर्म रखता है, कीप्स अस वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। सो आपको क्या लिखना है, कीप वार्म ड्यूरिंग कोल्ड वेदर थ्रू हीटर, है ना। यूज्ड इन कुकिंग अप्लायंसेस लाइक ओवन्स एंड स्टोव्स। आजकल तो हमको पता है हम इलेक्ट्रिक कुकर यूज करते हैं, आजकल इलेक्ट्रिक स्टोव भी आ गई है ना। सो कुकिंग अप्लायंसेस में भी यूज होता है, ओवन उससे ही चलता है, इलेक्ट्रिक करंट से ही चलता है। देन इलेक्ट्रिक स्टोव भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, ओके। तो हम कहाँ पे यूज करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, सॉरी कुकिंग अप्लायंसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है। पावर वाटर हीटर्स, जैसे कि हमने बोला था पहले कि वाटर हीटर जो हम गरम गरम पानी से नहाते हैं घर में, वो हीटर जो इलेक्ट्रिक हीटर से ही पानी आता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, हीट करता है फिलामेंट को, पानी उधर से पास होता है तो वो गर्म हो जाता है पानी, और वो हमको यूज करने के लिए मिलता है। सो पावर वाटर हीटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये कहाँ से वाटर हीटर पानी को हीट कहाँ से करता है, इलेक्ट्रिसिटी से, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट से। सो दिस आर ऑल इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अनेबल्स इंडस्ट्री हीटिंग प्रोसेस, तो इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है जहाँ पे हीट करने का ज़रूरत है, जैसे प्लास्टिक को मेल्ट करने के लिए और प्लास्टिक को रीशेप करने के लिए जब ग्लास बनते हैं तो उसमें जो फर्नेसेस रहते हैं वो सब सारे हीट करने के लिए जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है उसमें इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है, विच इज़ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक करंट टू हीटिंग, इलेक्ट्रिक करंट टू हीट। सो दिस ऑल आर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। सो अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट, फैन चलता है तो अंदर जो मोटर होता है वो मैग्नेट क्रिएट करता है, और वो क्या करता है, रिपल्शन से वो फैन मोटर चलता है, आपको यह बात पता होगी तो, ठीक है। सो मेक्स मोटर, ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, मेक्स मोटर टू रन द वेरियस मशीन्स, अलग अलग मशीन रन करने के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट का ही यूज करके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज करके मोटर्स बनते हैं टू रन वेरियस मशीन्स। देन पावर्स फॉर फैन, पावर फैंस, जो फैन जो हम लोग चलाते हैं वो भी उसी से चल रहा है। वॉशिंग मशीन में भी मोटर लगा हुआ रहता है, वो भी क्या करता है, इट कन्वर्ट्स, इट इज वर्किंग बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन व्हीकल के जो पहिए होते हैं या मोटर घूमते रहता है, दैट ऑलवेज रन्स विथ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अनेबल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस टू फंक्शन, जितने भी, अब बेल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है ना, बेल जो तुम्हारे घर में टर
बजता है, बेल का बटन दबाया तो बजता अंदर, क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अल्टरनेटिंग इफेक्ट। करंट जाता है तो वो मैग्नीफाई हो जाता है और वो आर्मेचर को खींचता है अपनी तरफ, है ना। आयन को खींचेगा, मैग्नेट क्या करता है, आयन को खींचता है, तो वो जाके आयन उधर लगता है फट से, और फिर जब वो लगता है तो आवाज आती है टर। वो बार बार ऐसा होता रहेगा तो टर 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 चलता रहेगा, ठीक है। तो अनेबल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस टू फंक्शन। कौन? this magnetic effect of electric current. This is because of magnetic effect of electric current. Use speakers in speakers and communication system. बात करने में जो तुम यूज करते हो that is speaker, magnet लगा हुआ रहता है, so this is that is because for magnetic effect of electric current, so used in speakers and communication system. So जितने भी communication system में आवाज, हेलो क्या कर रहे हो, हाँ बेबी खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो खाना, मैं आई नहीं अभी तक, खाना क्यों खा रहे हो, तो ये सब बातें जो करते हो, वो जो डिवाइस है कम्युनिकेशन का, कहाँ से आता है? दैट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो दीज आर द ये सब जितने भी चीजें हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आ रही है। फिर अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्सेस, ठीक है। सो दिस एप्लीकेशन demonstrates how fundamental scientific principle connects to the practical benefit in daily life. Students develop appreciation for a role of science in modern convenience and comfort. तो ये क्या हो रहा है? दिस एप्लीकेशन डेमोन्स्ट्रेट हाउ फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट टू प्रैक्टिकल बेनिफिट इन डेली लाइफ। हाउ प्रिंसिपल, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है। सो इट कनेक्ट्स दैट, है ना, ये बात। और हम अपने कन्वीनियंस के लिए उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस और कंफर्ट के लिए। ये साइंटिफिक जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनका इस्तेमाल करके अलग अलग चीज़ें हम बना रहे हैं, अपने लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फोर्सेस। अभी हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फोर्सेस आर द फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जेक्ट बिहेव इन फिजिकल वर्ल्ड, है ना। धक्का मारा गया मुझे, है ना। सो ये फोर्स को समझना, दैट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑब्जेक्ट बिहेव इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, उधर ऑब्जेक्ट बिहेव कैसे करता है, चलता कैसे है, ये ढक्कन, ये मैंने इधर छोड़ा तो ये नीचे कैसे आया, इसको फेंका तो इधर कैसे गया, इसको ऊपर फेंका तो ऊपर कैसे आया। सो ये फोर्सेस हैं, है ना। तो ये फिजिकल वर्क, इसको जब समझोगे तब हम क्या समझ पाएंगे, फिजिकल वर्ल्ड में इन लोग का बिहेवियर समझ पाएंगे। स्टूडेंट स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट इन द मॉडर्न इन द ऑन मोशन एंड रेस्ट। मोशन पे है तो कैसा कौन सा उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे टाइप के फोर्सेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके इसमें पढ़ने वाले साइंस में, अपने क्यूरियोसिटी चैप्टर में। उसके बाद में ये, अगर मैं स्टिल हूँ, खड़ा हूँ, तो रेस्ट पे हूँ, तो रेस्ट पे हूँ तो क्यों हूँ, कैसे हूँ, क्या क्या फोर्स मेरे रेस्ट में भी एक्ट करते होंगे, कुछ ना कुछ फोर्स तो होगा। सो मैं इधर खड़ा भी हूँ ना, तो भी मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट कर रही है ना। So these are different type of forces which are acting on the state of rest or of uniform motion. So ये सब टाइप के, ये सब चीज़ों के बारे में ये चैप्टर में क्या साइंस में हम पढ़ते होंगे। अब हम पढ़ते हैं बेसिक फोर्सेस एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फोर्सेस मेक्स ऑब्जेक्ट स्पीड अप एंड स्लो डाउन, ऑब्वियसली।
और ये गिर गया, उसके बाद में ये चल रहा था, ये आया मैंने रोक लिया, है ना, ये इधर से आया मैंने रोक लिया। सो स्पीड करने के लिए भी फोर्स लगेगा, रोकने के लिए भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्सेस मेक्स ऑब्जेक्ट स्पीड अप एंड स्पीड डाउन। दे कैन चेंज डायरेक्शन फ्रॉम ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ये तो एक्चुअली मैं इधर से छोड़ता तो इधर नीचे जाता, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का भी क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सो दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। देन फोर्सेस कैन कीप ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन मोशन। सो फोर्सेस ही यूज करके ऑब्जेक्ट मोशन में रह सकता है या स्टेट ऑफ रेस्ट में रह सकता है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। अभी हम अर्थ पे खड़े हैं, तो ये क्यों इधर ही चिपक के खड़े हैं भाई, हम तो उड़ सकते थे, तो ये खड़े क्यों हैं एक ही जगह, स्टिल क्यों हैं, बिकॉज ये हमको फोर्स नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के रखा हुआ है, ठीक है। So these are the basic force concepts. Let's say forces, everyday force example. देखो फोर्स तो हम हर एक जगह लगाते हैं, बेल बजाने से लेके अपने कमबोर्ड पे बैठने तक फोर्स यूज करते हैं, ठीक है, सब जगह फोर्स यूज होने वाला ही है, फोर्स यूज करते हैं। एवरीडे डे फोर्स एग्जाम्पल, बेल थ्रू अपवर्ड falls back due to gravity. बॉल हमने ऊपर फेंका तो वापस नीचे आता है, क्यों, ऊपर चले जाना चाहिए था, तो वो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, तो बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स बैक टू द ग्रेविटी। कार स्टॉप्स व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ब्रेक्स जब अप्लाई करते हो आप, तो वो क्या करता है, मूविंग व्हील को ये कर देता है, दबा देता है, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, व्हील रुक जाता है। सो कार स्टॉप्स व्हेन ब्रेक्स अप्लाई बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ वॉकिंग रिक्वायर्स फ्रिक्शन। आप चलते भी हो तो फिसल क्यों नहीं रहे हो, आप ऐसे देखो, तो ये फ्रिक्शन की वजह से, वॉकिंग रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड। सो ग्राउंड और शूज के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन कम हो जाता है तो कभी कभी गिर नहीं जाते हैं, फिसल जाते हैं। सो वॉकिंग रिक्वायर्स फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है बिटवीन शूज एंड ग्राउंड। विंड फोर्स मूव्स लीव्स अफेक्ट वेदर। जो विंड फोर्स है वो वेदर को अफेक्ट करता है, क्लाउड्स को खींच के फ्रॉम हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर बेल्ट लेके आता है, और उधर क्या हो जाती है, बरसात, ठीक है। तो वेदर इफेक्ट पे भी इनका कंट्रोल है, ये फोर्सेस का ही दबदबा है। तो विंड फोर्सेस मूव्स लीव्स एंड, पत्ता हिलते हुए देखा है क्या नहीं, छन 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 छन, कभी कभी पीपल का पत्ता हिलता है और वो दोनों जब टकराते हैं तो आवाज आती है, लोगों को लगता है उधर भूत है तो वो बिकॉज ऑफ विंड फोर्स, जो पत्ता हिला रहा है और पत्ते से पत्ता टकरा रहा है, हमें आवाज आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जानते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रेशर। प्रेशर अंडरस्टैंड करते हैं। सो प्रेशर कॉन्सेप्ट इमर्जेस फ्रॉम स्टडीइंग हाउ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एरियाज। ये जो प्रेशर है, प्रेशर वो पर यूनिट एरिया, अलग अलग एरिया में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। प्रेशर कॉन्सेप्ट इमर्जेस फ्रॉम स्टडीइंग द फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एरियाज, है ना। सो दैट इज प्रेशर। सो प्रेशर आप लोग ध्यान में रखना, प्रेशर क्या है, इट इज हर एक एरिया में कितना फोर्स, कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है। So that study is nothing but pressure. So pressure concept emerges from studying how force is distributed over the different areas. Same force applied over smaller area create high pressure. अब देखो खीला रहता है, खीला मारते हो इसके ऊपर तो वो अंदर चला जाता है, मतलब
कम एरिया था, इम्पैक्ट का एरिया कम था, इम्पैक्ट सेम था फोर्स का, इसलिए वो क्या हो गया, अंदर धंस गया। बड़ा ब्लंट ले लो, उसके ऊपर मारो, फोर्स उतना ही था लेकिन अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट का एरिया क्या था, ज्यादा था, है ना। सो ये ध्यान में रखना कि प्रेशर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो कम एरिया ज्यादा प्रेशर, फोर्स उतना ही है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। लेकिन एरिया ज्यादा हो गया, फोर्स लगा रहे हो सेम फोर्स, तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। विच एक्सप्लेन्स मेनी नेचुरल फिनोमिनन एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। सो ये वेदर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिनोमिना। So forces and pressure, differences in atmospheric create weather patterns that is affect daily life, agriculture, safety, communities worldwide. Forces and pressure difference in atmosphere, अलग अलग जगह का अलग अलग फोर्सेस है, अलग अलग प्रेशर है, तो अलग अलग वेदर पैटर्न होगा, है ना। सो जहाँ का भी तो अलग अलग वेदर पैटर्न होगा, दैट इज अफेक्टिंग डेली लाइफ, एग्रीकल्चर, सेफ्टी एंड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हो, कहीं बरसात हो रही है, कहीं सुखाड़ पड़ गया है, कहीं तो ये वेदर जो है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन फोर्स एंड प्रेशर, एंड इसकी वजह से वेदर हर एक महीने में भी हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। क्यों? तो उससे क्या होता है, अलग अलग वेदर पैटर्न फॉर्म होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट इज ऑब्वियसली, तो दैट विल इफेक्ट व्हाट, एग्रीकल्चर, है ना, एंड सेफ्टी। ज़्यादा एटमॉस्फेरिक ये हो गया, बरसात ज़्यादा हो गई तो फ्लड आ जाएगा, सेफ्टी कहाँ है ना। तो दैट डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, एंड पूरे कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, आगे चलते हैं, ज़्यादा इसको नहीं छेड़ते हैं। देन वेदर एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन, प्रेशर एंड विंड फॉर्मेशन। अब देखो प्रेशर एंड विंड फॉर्मेशन, स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट्स जेंटल ब्रीज। एक जगह कम हाई मतलब लो प्रेशर है, हाई प्रेशर फॉर्म होगा, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, हवा बहेगा। तो स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, ज्यादा प्रेशर डिफरेंस नहीं है, ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हल्का हवा बहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया तो जोर का हवा बढ़ेगा। तो लार्जर प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स, है ना। जितना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हवा बहेगा जोर का, जितना कम डिफरेंस होगा उतना जेंटल हवा बहेगा, मजा आएगा वो हवा में, सरसराहट भरी हवा बगल से गुजरेगी आपके। लेकिन वो कब, जब ये एयर डिफरेंस ऑफ द प्रेशर, दैट इज लो प्रेशर बेल्ट एंड हाई प्रेशर बेल्ट जो फॉर्म हुआ है, वो उसका डिफरेंस अगर कम होगा तो जेंटल हवा बहेगी। लेकिन वो लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट जो फॉर्म हुआ, प्रेशर बेल्ट हाई लो, उनका बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जोर का हवा बहेगा, स्ट्रॉन्ग विंड्स बहेंगे। एक्सट्रीम डिफरेंस, एक्सट्रीम एकदम ज़्यादा डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो साइक्लोन आ सकती है एंड स्ट्रोम आ सकता है। साइक्लोन यू नो, चक्रवात, स्ट्रोम मीन्स थंडर स्ट्रोम, हवा एकदम जोर का बहता है, तूफान। अब एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, तो एयर कहां से कहां बहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में बहता है, ठीक है। और इसका ही डिफरेंस की वजह से ही अलग अलग टाइप के ब्रीज फॉर्म होते हैं।
तो जब भी हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो एरियाज हैं उनके प्रेशर का जो डिफरेंस है अगर कम होगा तो मस्त हवा बहेगी जो सुकून देगी। लार्ज होगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड होगा, है ना, थोड़ा सा लार्ज होगा तो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हवा बहुत मतलब तेज बहेगी। वही एक्सट्रीम डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो साइक्लोन आ सकता है, स्ट्रोम आ सकता है। और ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सो वेदर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, वेदर कैसे ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। सो अफेक्ट एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। सो ये क्या करता है, अपने ऑब्वियसली फ्लड आ गई तो भाई गया काम से। सो वेदर जो है, वेदर के ऊपर ही फ्लड डिपेंड है। सूखा कब आएगा, है ना, बरसात कब होगी, कितना बरसात होगा, ज़्यादा हो गया तो गया काम से, जय माता दी हो जाएगा, है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वेदर ही अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को, प्रोडक्टिविटी को एंड फूड सिक्योरिटी को। ये वेदर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इट इन्फ्लुएंस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। वेदर ही ट्रांसपोर्टेशन, अगर ये वेदर खराब रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा भाई, एयर बाई रोडवे, है ना। सो इट इन्फ्लुएंस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। आप देखते हो मोबाइल पे बात कर रहे हो, वेदर खराब हो गई तो हेलो हेलो हेलो, उधर से भी हेलो करता रहता, इधर से भी हेलो करता, क्यों, रेंज नहीं मिल रहा है। वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कम्युनिकेशन भी। देन डिटरमिन्स क्लोथिंग चॉइस एंड शेल्टर नीड। अब देखो ये क्लोथ कैसा पहनना है तो उसका चॉइस वो वेदर पे डिपेंड करता है। अब धूप पड़ी है जोर की और काला कपड़ा पहन के निकल गए, गर्मी है बाहर और ज़्यादा गर्मी झेलो फिर, है ना। गर्मी है तो कपड़ा पतला पहनना है तो दैट डिपेंड्स अपॉन द वेदर ओनली। बरसात है तो ऐसा कपड़ा पहनना है जो जल्दी सूख जाए, नायलन वायलन का कपड़ा पहनो, है ना। तो वो कैसे पता चलेगा, वेदर के ऊपर डिपेंड करेगा। अपना शेल्टर जो है, शेल्टर कैसा बनाना है, आप देखोगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग घर के डिजाइन है। वाई, बिकॉज उनका जो रेन पैटर्न है, उनका जो वेदर का पैटर्न है उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका घर। सो वेदर पैटर्न इम्पैक्ट to of in clothing determines clothing choice and shelter needs. Then impact outdoors activity and sports event. It impacts what outdoor activity, बाहर का जो क्या खेलना है, कैसे क्या क्या करना है बाहर जाके, वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। आप ऑब्वियसली बरसात चल रही है तो क्रिकेट जाके खेलोगे नहीं, वो बरसात में क्रिकेट खेला जाता है क्या, नहीं। तो वो क्यों, तो आउटडोर एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर के ऊपर। जैसे बरसात होती है, बच्चे फुटबॉल लेके भागते, यार बरसात में भीगते भीगते फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है ना। और वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा टाइप का खेल खेल रहे हो आप, है ना। सो इट इम्पैक्ट आउटडोर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स। जितने भी इवेंट्स हैं, स्पोर्ट इवेंट्स हैं, वो उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। और आप बाहर जाके कब क्या काम करने वाले हो, अगर बरसात आ रही तो बाहर निकलोगे क्या, ऐसे कुछ भी काम करने के लिए नहीं निकलोगे, क्यों, भीग जाएंगे यार, ऐसा बोलते हैं। काम तो करना ही पड़ता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर डिपेंड तो करता ही है रोजाना लाइफ, रोजाना की एक्टिविटी। अंडरस्टैंडिंग वेदर हेल्प्स। अब क्या हेल्प करता है अंदर, अगर वेदर को आप समझते हो तो अंडरस्टैंडिंग वेदर हेल्प्स स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक प्रोसेस एंड communication connection to the climate science and environmental studies। ठीक है, तो क्या क्या हेल्प करता है ये स्टूडेंट लोग को, ये कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक प्रोसेस जो है उसको समझने के लिए हेल्प करता है ये, तो अच्छी बात है। और इसमें और जिज्ञासा, रुचि बढ़ाएगी स्टूडेंट्स की। ये एटमॉस्फेयर, वेदर और एटमॉस्फेयर का समझना बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं हम लोग द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स।
एवरीथिंग अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल. एवरीथिंग अराउंड अस, हर एक चीज इज अ मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड, देखो पार्टिकल is in constant motion. Everything around us consists of tiny particle which are in constant motion. आपने देखा रहेगा. टाइनी पार्टिकल्स इसमें रैंडमली सब घूमते रहता है, ठीक है. सो एवरीथिंग अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन द कंसिस्टेंट मोशन इवन व्हेन ऑब्जेक्ट अपीयर्स कॉन्स्टेंटली स्टिल. हमको लगता है ये एकदम स्टिल खड़ा है, लेकिन इसके अंदर के एटम्स क्या रहते हैं, फटाफट घूमते रहते हैं. देखा रहेगा आपने पिक्चर में. दिस पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एक्सप्लेन्स मेनी ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. सो देखते हैं, हमने अगर सोल्यूशन लिया तो सोल्यूशन में भी एटम पार्टिकल्स क्या करते रहते, रैंडमली मूव होते रहते हैं, है ना. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. तो लेट अस सी classification of the materials. पानी पी ले यार. So classification of the materials. Materials are systematically organized based on their composition and properties. So पहला जो है वो क्या है, एलिमेंट है. एलिमेंट क्या रहता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं उसके अंदर. सो एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, एक ही टाइप के वन टाइप ऑफ एटम से बनते हैं एंड वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. सो प्योर सब्सटेंस which is made up of only one type of atoms, ठीक है. Like gold, oxygen, carbon, these are elements. Okay. Then second type of material is what, compounds, and then we will come with mixture, है ना. So पहले क्या पढ़ा, एलिमेंट, अब क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स. सो कंपाउंड्स क्या होते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स को मिक्स करके बनते, बाउंडेड टुगेदर. वाटर H2O, बराबर ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, सॉल्ट NaCl, देन शुगर. ओके, तो दो, अब देखो एलिमेंट्स क्या है, एक ही टाइप का कंपाउंड से बना होगा, गोल्ड, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना, CO2 Ag, बराबर है. उसके बाद में इसमें एंड दीज आर प्योर. अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो मिक्सचर जो कंपाउंड है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स लाइक वाटर, सॉल्ट, शुगर. ओके, वाटर इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सॉल्ट इज सोडियम एंड क्लोरीन. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं मिक्सचर के बारे में. तो मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी सेपरेटेड. मिक्सचर क्या होता है, दो अलग अलग ये चीज़ कंबाइन कर दिया, दैट इज रैंडमली, और वो मिक्सचर बन जाएगा. शुगर को पानी में मिक्स कर दिया, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर. ओके, देन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन, जितने भी गैसेस हैं वो सारे एयर में पाए जाते हैं. सो एयर इज अ मिक्सचर, सॉइल इज अ मिक्सचर. देन सी वाटर, दैट इज सी वाटर में भी अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स हैं एंड वाटर है, तो मिक्सचर है सब. ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में नहीं होंगे मिक्सचर में. ठीक है, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, दैट इज फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकेंड वन इज कंपाउंड एंड थर्ड वन इज मिक्सचर. सो पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट इज, अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एलिमेंट, है ना, पहला क्या था, पहला एलिमेंट था. तो एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन एटम, one type of atoms. Example is gold, silver, etc. Then we have compound. Compound is combination of 2 or more atoms, more type of elements.
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब बाउंड करोगे एक दूसरे से तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा. एग्जाम्पल इज वाटर, सॉल्ट, एक्सेट्रा. Then we have mixture. Mixture is combination of uh, two or more combination of that, the combination that can be separated, जो अलग अलग किया जा सकता है. सिंपल प्रोसेस है, that is mixture. Example is air, soil, etc. and etc. इसमें का गैसेस हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. अब the world of particles, understanding solutions. तो solutions ठीक है. When particles combine or mix, they form solution, like sugar dissolved in what, in a tea. And a sugar dissolved in a tea is a solution. This mixing process involves particle interaction that interaction at microscopic level that create observable change at the microscopic level. तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जब दो या दो चीज़, जैसे शुगर को टी में डालते हैं हम लोग, टी सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे से मिक्स हो जाता है. दिस मिक्सिंग प्रोसेस पार्टिकल इंटरैक्ट विथ ईच अदर, है ना. पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, नेकेड आइट से डायरेक्टली दिखेगा नहीं तुमको, ठीक है. नेक्स्ट वन, देन लाइट एंड रिफ्लेक्शन. देखो इसमें दो टाइप के चीज़ है, एक तो रिफ्लेक्शन है, एक तो रिफ्रैक्शन है लाइट से. तो दोनों चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे इसमें. तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है. सो लाइट बिहेवियर फॉलोज स्पेसिफिक लॉज दैट एक्सप्लेन्स मेनी ऑप्टिकल फिनोमिना टू द स्टूडेंट्स एनकाउंटर इन डेली लाइफ. अंडरस्टैंडिंग लाइट explains how vision, photograph and optical device. तो आप देख कैसे रहे हो, लाइट का ही खेल है. आप फोटोग्राफी करते हो, फोटोज निकलते हैं, लाइट का ही खेल है. अभी मैं इधर लाइट डिम कर दूँ तो मैं दिखूंगा क्या? लाइट हटा दूँ तो मैं दिखूंगा क्या? नहीं दिखूंगा. तो लाइट का ही खेल है. तो ये सब सारे चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं. अब देखो ये कैमरा है, कैमरा में मेरा उल्टा दिख रहा है, लेकिन आपको जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है. सो दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एंड लेट्स सी हाउ इट इज वर्किंग. होता क्या है लाइट रिफ्लेक्शन? अगर तुमको पता होगा, दिस इज मिरर, दिस इज व्हाट मिरर. तो ये इंसिडेंट रे आया हुआ रे, इंसिडेंट रे, ये इधर आके क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया. सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है. और ये है परपेंडिकुलर, मतलब ये होता है नॉर्मल. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने इसकी वजह से पढ़ा था कि ये इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, ठीक है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. ये सब हमने पढ़ा था. तो लाइट रेज रिफ्लेक्ट्स ऑफ फ्लैट मिरर फॉलोइंग स्पेसिफिक लॉज. सो फ्लैट मिरर से क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट होता है. तो ये लॉज वो बनाते हुए जाता है कि कर्व्ड मिरर क्रिएट्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस. अब देखो कर्व्ड रहेगा तो स्ट्रेट बनाया, कर्व्ड रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा? तो जितना ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, कॉनकेव कर्व, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. तुमने कभी वो मिरर वाले उसमें गए हो क्या तुम लोग? नेहरू साइंस सेंटर में अगर नहीं गए हो तो चले जाना, एक बार देखना. अलग अलग टाइप का आपका इमेजेस बनता है. हम सीधा रहेंगे तो भी उसमें उल्टा दिखाई देता है. तो अलग अलग टाइप के मिरर हैं, अलग अलग टाइप के मिरर दिखेंगे तो अलग अलग उसका इमेजेस फॉर्म होगा. सो कर्व्ड इमेजेस क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस. रफ सरफेस ऑल्सो रिफ्लेक्ट लाइट, बट बहुत कम
लाइट रिफ्लेक्ट करता है जब सरफेस क्या होगा, रफ होगा। मून रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अपीयर ब्राइटर इन नाइट स्काई। तो मून जो है रात को हमको दिखता है, और रात को ही क्यों दिखता है, क्योंकि रात को जो लाइट आता है उसके ऊपर पड़ता है सनलाइट, उसका खुद का लाइट नहीं होता है, वो सनलाइट पड़ता है और वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमको वो मून दिखाई देता है। ठीक है, सो मून रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अपीयर ब्राइट इन द नाइट स्काई। नाउ रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड्स। अब देखो ये प्रिज्म है, इधर से हम लाइट मारते हैं ऐसे, फिर ये लाइट क्या होता है, दिस इज अ नॉर्मल हियर, सो ये लाइट जो है ना थोड़ा सा बेंड हो जाता है और फिर जाके वो वापस से इधर आता है और ऐसे निकल जाता है। तो दिस इज अ पाथ ऑफ लाइट, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज इमर्जेंट रे। ठीक है, एक बड़ा थोड़ा सा बनाता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। सो दिस इज अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब पे अगर कोई इंसिडेंट रे आता है, सपोज करो कलर अलग लेता हूँ, दिस इज इंसिडेंट रे, ऐसे आया है ना, ये इंसिडेंट रे है। फिर उसके बाद में दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल बना दे, दिस इज अ नॉर्मल परपेंडिकुलर। उसके बाद में क्या होता है कि ये है ना, दिस इज बेंडिंग, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है और फिर इधर नॉर्मल बनाते हैं और फिर ये क्या होता है, इमर्जेंट रे इधर से इमर्ज करता है एंड दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू दैट। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज उसके बाद में एंगल ऑफ इमर्जेंट ई, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, refracted ray, and this is emergent ray. So आपको ध्यान में रखना है कि स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर, दिस इज बाय द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को उतना डीप में नहीं दिया है, खाली हमको यही समझना था कि ये क्या होता है कि एक लाइट आया और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होके बाहर निकला है ना, इधर होके फिर वापस से इमर्जेंट हो गया। सो दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन। सो लाइट बेंड्स व्हेन पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डिफरेंट मटेरियल्स। सो एयर से क्या हो गया, वो ग्लास स्लैब में गया, सो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाने के वक्त जो लाइट जो रहता है वो बेंड करता है, लाइट रेस बेंड हो जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। दिस बेंडिंग एक्सप्लेन्स इमेजेस इन कर्व्ड सरफेस। अब करेक्टिव ग्लास यूज ऑफ रिफ्रैक्शन टू इम्प्रूव विजन। वो जो अपना ग्लास रहता है, जो हम ग्लास पहनते हैं, मतलब आप एक स्पेक्टेकल बोलो, मतलब जो बूढ़े लोग पहनते हैं या जब आँख खराब जाती है तो पहनते हैं, तो वो क्या करता है, वो बेंडिंग ऑफ लाइट के ऊपर ही डिपेंड रहता है एंड दैट्स वाई हमको वो अच्छे से क्लियर दिखाई देता है। सो दैट इज वर्क्स ऑन दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप लेंस वगैरह सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट के ऊपर ही, फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, आगे। सो द स्टडी ऑफ लाइट कनेक्ट्स फिजिक्स प्रिंसिपल टू बायोलॉजी। बराबर है ना, हमने देखना है वो फिजिक्स का जो लाइट है
वो कनेक्ट करता है बायोलॉजी के साथ, आंखों के साथ, थ्रू ह्यूमन विजन एंड टेक्नोलॉजी थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस विच वी यूज। ऑप्टिकल डिवाइस मतलब चश्मा उश्मा जो यूज करते हो, और डेली लाइफ के साथ भी कनेक्ट करता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मून फेजेस, मून अलग अलग दिन अलग अलग टाइप का क्यों दिखता है और कैलेंडर कैसे बनता है, वो सब पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तब तक थोड़ा सा पी ले पानी। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। Moon phases and calendars. The moon's changing appearance in night sky, है ना, रात को हम देखते हैं तो पहले एकदम एक दिन बड़ा दिखता है, फिर थोड़ा दिन, दूसरा दिन उससे छोटा हो जाता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, फिर थोड़ा छोटा हो जाता है, और एक टाइम ऐसा होता है कि गायब भी हो जाता है ना, ऐसा होता है, दिखता है हमको। सो मून चेंजेस अपीयरेंस इन नाइट स्काई रिजल्ट्स from orbital motion around the earth and relative position with the sun। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और उसका पोजीशन सन के साथ, अभी देखो वो अपने पृथ्वी के चक्कर तो काट ही रहा है, तो अर्थ का मून के साथ पोजीशन एंड ये मून का सन के साथ पोजीशन कैसा है, उसके हिसाब से वो कटते रहता है ना। जितना दूर तक सन का लाइट दिखेगा उतना ही मून हमको दिखाई देगा ना। ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। तो अगर सपोज करो ऐसा अर्थ है, मून यहाँ पे है और यहाँ से लाइट आ रहा है, मून हमारा यहाँ पे है, यहाँ से लाइट आ रहा है, उसका इतना ही पार्ट विजिबल है, तो इतना ही दिखाई देगा क्योंकि सनलाइट ऐसे जाके इतने ही सही चीज़ों पे पड़ रहा है। इधर सन है हमारा, तो इसका लाइट जा रहा है, इधर ही पड़ रहा है, इधर पड़ रही रहा, तो इधर इधर डार्क रहेगा, इतना ही पार्ट उसका दिखाई देगा। तो ऐसे ही अलग अलग पोजीशन में अलग अलग लाइट का जब सनलाइट आएगा तो उतना ही दिखाई देगा, जितना दिखाई देना है, जितना पे लाइट पड़ेगा उतना ही दिखाई देगा। एंड दैट्स वाई ये अलग अलग हर रोज हर रात को हमको दिखाई देते हैं, चंदा मामा दूर के, है ना। सो दिस रेगुलर पैटर्न हेल्प ह्यूमन टू डेवलप कैलेंडर। ये जो रेगुलर पैटर्न दिखता है, हर एक टाइम के बाद एक पैटर्न दिखता है कि हाँ इतना दिन के बाद वापस से ऐसा दिखाई देगा, इतने दिन के बाद फुल मून डे वापस से आएगा, है ना, इतने दिन के बाद सन दिखाई नहीं देगा एक दिन। तो ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा है उसके से हम कैलेंडर बनाए, ह्यूमन ने उसको ही देख के क्या बनाया, कैलेंडर बनाया। ठीक है, अब हम देखते हैं मून फेजेस एंड कैलेंडर। द मून चेंजिंग अपीयरेंस, ये हो गया शायद, ठीक है ये हो गया। फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ मून आर illuminated, different part of moon, ये कैसे हो रहा है? मून फेज एंड फॉर्मेशन, मून फेजेस एंड फॉर्मेशन, डिफरेंट पार्ट ऑफ मून आर illuminated अर्थ नाइट, ईच नाइट। हर एक पार्ट, अलग अलग पार्ट ऑफ मून इज illuminated ईच नाइट, है ना, अलग अलग पार्ट दिखाई देता है, इसलिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते दिखाई देता है, कभी कभी थोड़ा सा कटते कटते दिखाई देता है। अर्थ पोजीशन affects how much मून अर्थ सरफेस वी सी। अर्थ का पोजिशनिंग भी मून के सरफेस को इफेक्ट डालता, हाउ मून सरफेस वी सी। तो अर्थ पोजिशन अफेक्ट्स मून सरफेस, ठीक है, और उसकी वजह से ही अर्थ का पोजिशनिंग, अभी ऑब्वियसली सन है, अर्थ है, मून है, तीनों का पोजिशनिंग की वजह से ही वो जो कभी कभी कटता है, मतलब एक पैटर्न में वो दिखाई देता है। So complete cycle takes approximately 1 month, है ना। complete cycle, एक साइकिल, एक पूरा पैटर्न बनने के लिए कितना होता है? 1 मंथ लगता है लगभग। phases repeat
प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, तो ये जो सीक्वेंस बनाए 1 मंथ का, हर एक दिन अलग अलग टाइप का मून दिखाई देता है ना। सो ये सीक्वेंस जो बना, ये पैटर्न जो बना, वो हर एक मंथ के बाद रिपीट हो जाता है। सो फेजेस रिपीटेड इन पर्टिकुलर प्रेडिक्टेड सीक्वेंस, तो हमको मालूम है कि ये दिन में ये वापस से ऐसा मून दिखाई देगा, तो प्रेडिक्टेबल है अभी, और उसकी वजह से ही कैलेंडर बना है। ठीक है, कैलेंडर डेवलपमेंट। अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व्ड सेलेस्टियल पैटर्न टू क्रिएट टाइम कीपिंग सिस्टम। जो पहले के लोग थे वो सेलेस्टियल पैटर्न के को ही देख के उन लोग ने टाइम कीपिंग सिस्टम बनाई है। देन कंबाइंड सनराइज एंड सनसेट ऑब्जर्वेशन, है ना, जो ये बना है वो कैसे बना, सनराइज कैसे कब हो रहा है और फिर उसके बाद सनसेट कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब देख के बनी है। देन ट्रैक्ड लूनर साइकिल फॉर मंथली डिवीजन, ये जो सन का जो मून का जो साइकिल था, पूरा पैटर्न था, उसके ऊपर ये मंथली डिवीजन हुए हैं। देन नोटेड सीजनल चेंजेस फॉर ईयरली साइकिल, तो इन लोग ने क्या नोट किया कि हर मंथ में कैसा सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, वो भी नोट करके इन्होंने कैलेंडर बनाई। क्रिएटेड, हमको पता है ना कि समर कब आने वाला है, क्यों, वो नोट किया रहेगा किसी ने जब ये बनाया रहेगा कैलेंडर, तो सीजनल पैटर्न भी उन्होंने देखे, नोट किए। क्रिएटेड वेरियस कैलेंडर्स सिस्टम्स अक्रॉस द कल्चर, है ना, उसके से ही बहुत सारे अलग अलग कैलेंडर सिस्टम बने, बहुत सारे। देखो हिंदू कैलेंडर सिस्टम अलग है थोड़ा सा, हिंदू में भी, अपने इंडियन सिस्टम में भी अलग अलग है ना, तो थोड़ा थोड़ा अलग है सबका, देखो तो मालूम पड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So this moon phases and calendar, this demonstrate how scientific observation led practical application that organized human activity and agricultural practices। तो ये कैलेंडर देख के ही हमको पता चलता है कि नहीं, बरसात ये मंथ में आएगा तो हमको ये बीज रोपना है, ये रोपाई करनी है, तो बुआई करनी, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी इसके ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। एंड बहुत सारे हम देखते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी भी होती है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कैलेंडर इटसेल्फ। तो आपको पता होगा कि हाँ ये टाइम पे ये माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन होके इधर से उधर जाते हैं, वापस इधर से उधर चले जाते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी भी आप देखोगे, बहुत सारे आप देखोगे तो शीप रेयर करने वाले जो इसमें रहते हैं, स्नो इसमें रहते हैं, तो जब स्नो हट जाती है तो वो उधर से जाते हैं ग्रासलैंड्स में, खाना मतलब उधर जाके रहते हैं, फिर 6 महीना उधर रहेंगे, फिर उधर से उठ के वापस से अपने इधर आ जाते हैं ताकि वो बरसात स्नो हो तो उनको इम्पैक्ट ना पड़े। तो वो ह्यूमन एक्टिविटी भी जो चलती है ना, वो ये कैलेंडर देख के ही चलती है, मून फेजेस देख के ही चलती है। ठीक है, आगे इकोसिस्टम एंड लाइफ रिलेशनशिप। अब कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप complex pattern of relationship exists between living organisms and their environment. This interaction forms an ecosystem that support life on our planet. तो इकोसिस्टम फॉर्म कैसे होता है, पूरा लैंड, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग सबका जब रिलेशन होता है, मेल होता है, तो एक इकोसिस्टम बनता है। मराइन है, मराइन एनिमल्स, उनका एक इकोसिस्टम है। जो सरफेस लैंड पे रहते हैं उनका एक इकोसिस्टम है। जो चिखल में रहते हैं उनका एक इकोसिस्टम होता है, मार्शी लैंड वगैरह में। सो डिफरेंट आप जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सो कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन लिविंग organisms and their environment. This interaction forms ecosystem that support life on our planet.
So complex pattern of relationship between living thing and non-living thing, that is living organisms and our environment, forms ecosystem. उन लोग का जो कनेक्शन है वो क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है, ताकि लाइफ सपोर्ट हो सके, जिंदगी चल सके, है ना. सो इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, व्हाट आर इकोसिस्टम कंपोनेंट्स देखते हैं. इकोसिस्टम एंड द रिलेशनशिप. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये सब कंपोनेंट है इकोसिस्टम के. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर components of ecosystem. Then non-living factors like air, water and sunlight. इसके बगैर तुम जिंदा रह सकते हो क्या? So non-living factors like air, water and sunlight. Again these are the components of ecosystem. ये सब मिलके ecosystem बनाते हैं. Then nutrient cycle that maintain ecosystem balance. Nutrient cycle, हमने खाना खाया, हमको न्यूट्रिशन मिला, हम जब मरेंगे हमको डिकम्पोज करेगा डिकम्पोजर, उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, और जब डिकम्पोज करेगा सॉइल में मिक्स होगा, न्यूट्रिशन सॉइल को मिलेगा, उससे वापस से झाड़ पत्ते को जाएगा, झाड़ पत्ता कोई और खाएगा. तो ये साइकिल चलते रहता है. न्यूट्रिशन साइकिल दैट मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस. एनर्जी फ्लो फ्रॉम सन थ्रू डिफरेंट लेवल्स. सो सन से इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होता है और हर एक लेवल में जाता है. सो दैट इज एनर्जी फ्लो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. अब इकोसिस्टम इन द नेचर. एवरी लिविंग बीइंग डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपल फैक्टर फॉर सर्वाइवल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है, वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके. ठीक है. प्लांट नीड सनलाइट. सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट को तो वो क्या होगा, खाना बना पाएगा क्या? नहीं, है ना. सो प्लांट्स नीड सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड. उन लोग को अगर फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस उसके अंदर उसके पत्ते में होना है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए नेचर से? उसको सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल चाहिए. ठीक है. एनिमल डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स फॉर फूड एंड ऑक्सीजन. अब ये बात आ गई फूड की, तो एनिमल जो है, हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द फूड, एंड ऑक्सीजन के लिए भी प्लांट पे डिपेंड करते हैं. बिकॉज वाइल डूइंग फोटोसिंथेसिस वो क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है. इसलिए बोला गया है कि झाड़ लगाओ, जीवन बचाओ. झाड़े जगवा, झाड़े उगवा, है ना. क्यों? क्योंकि while during photosynthesis it release oxygen. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है नेचर से, जो हमको नहीं चाहिए, और हमको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वो ऑक्सीजन रिलीज करता है. तो शुद्ध ऑक्सीजन हमको कौन देता है? प्लांट्स ही देते हैं. तो जितना ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा उधर अच्छा इकोसिस्टम होगा. तो प्लांट्स नीड सनलाइट, water and nutrition from the soil, while animal depends upon plants for their food and oxygen. अब देखो decomposers recycle nutrients back to the ecosystem. कुछ मर गया, कुछ चीज़ें मर जाती हैं जब, तो उसके ऊपर डिकम्पोजर एक्ट करता है, उनको डिकम्पोज करता है, और वो न्यूट्रिशन वापस से कहाँ चली जाती है? सॉइल में चली जाती है, बैक टू इकोसिस्टम. Then food chain connects different organisms together. ये जो फूड चेन है, क्या कि भैया सॉइल से प्लांट उगा, प्लांट से प्लांट को, हाँ, मतलब प्लांट खाने वाले जो जैसे भेड़ हो गए, बकरी हो गए, वो सब खाते. ये भेड़ बकरी को हमने भी खाया,
हम प्लांट्स को भी खाते हैं, है ना, और इनको शेर वगैरह खाता है, शिकार कर देता है। फिर उन लोग मरता है तो उन लोग के ऊपर हम लोग मरता है, उन लोग मरता है तो उनके ऊपर कौन एक्ट करता है? डिकम्पोजर्स, वापस सॉइल, और ये प्रोसेस चलते रहता है, घूमते रहता है। दिस इज नोन एज फूड चेन। इसको क्या बोलते हैं हम? फूड चेन कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। अब हम आते हैं दिस ह्यूमन रोल इन इकोसिस्टम। अपना क्या रोल है? हम तो सब जगह जाके खराब करना है, हम लोग तो ह्यूमन लोग हैं ना, हम सब इकोसिस्टम खराब करते हैं, हमको मजा आता है इसमें। सो स्टूडेंट लर्न दैट ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। क्या है? ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑब्वियसली अगर आप सब नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, सारे हिरन को मार के खा जाओ, सारे बकरियों को मार के खा जाओ, तो शेर क्या खाएगा? शेर भूखा मर जाएगा, समझे? तो इकोसिस्टम हम बर्बाद कर देंगे ऐसे, ठीक है? तो ये बात समझ में रख लीजिए कि humans are the part of ecosystem and human activities significantly impact ecological balance। हमको मन करता है कि हम सारे पेड़ काटे और सबको हम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लें, तो उधर का हैबिटेट खत्म हो जाएगा ना यार। ये सोचने की बात है ना। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा क्या? धीरे धीरे वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बाद में क्या करेगा? अपना जनरेशन आने वाला क्या करेगा? तो मुंह देखेगा। इट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना। दिस नॉलेज डेवलप्स एनवायरमेंट अवेयरनेस। इसका पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको जानना जरूरी है कि तुम क्या हार्म कर रहे हो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस करके। सो दिस नॉलेज, इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। किसका? दिस नॉलेज विल डेवलप द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हो सके और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठा सके टुवर्ड्स द कंजर्वेशन। मतलब अपना फॉरेस्ट हम कंजर्व करें, अपना इकोसिस्टम हम कंजर्व करें, उसके लिए हम कदम उठा सके, ताकि, है ना? इसलिए इस इकोसिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। लगभग खत्म कर ही दिया है हमने। अर्थ एज परफेक्ट होम ऑफ लाइफ। अर्थ इज अ परफेक्ट होम ऑफ लाइफ। क्यों बोला गया? ऐसा जब बोला मैंने तो क्यों बोला? क्योंकि अर्थ प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशंस फॉर लाइफ एग्जिस्ट थ्राइव। एकदम अर्थ के ऊपर आइडियल कंडीशन है ताकि हम उधर जिंदा रह सके, है ना? तो लाइफ टू एग्जिस्ट एंड थ्राइव, जीवन जिंदा रह सके, मर सके और एंड मर सके, मतलब पूरा प्रोसेस हो सके जिंदगी का। तो अर्थ प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर दैट। जिंदा रह सके, मजे मार सके, सब कुछ कर सके, एकदम आइडियल कंडीशन है अर्थ के ऊपर। सो अंडरस्टैंडिंग दिस कंडीशंस हेल्प अप्रिशिएट आवर प्लैनेट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। सो ये जब ये कंडीशन को पढ़ते हो, जानते हो, तो मालूम पड़ता है कि भाई कितना यूनिक प्लैनेट है हमारा, है ना? क्यों, क्या कंडीशंस हैं, देखो कि लाइफ को ये सपोर्ट कर रहा है। हमको पता नहीं ब्रह्मांड में और भी अभी तक हमको पता नहीं चला है कि और भी कोई ऐसा प्लैनेट होगा, प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ है। हमारे से लोग हैं, तो अभी तक पता नहीं चला है, हम पता भी नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मांड इतना बड़ा है यार, कहाँ पता कर पाएंगे? इतना जल्दी पता नहीं हुआ अभी तक पता नहीं हुआ है ब्रदर। तो हम तो तब तक तो हम ये बोलेंगे ना, हमारा अर्थ जो है एकदम यूनिक प्लैनेट है।
देखो लाइफ सपोर्ट करता है। एंड करंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज है। अर्थ एज अ वापस से, सो अब क्या है कि आइडल अर्थ कंडीशन, तो कंडीशंस क्या क्या है। परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन कीप्स वाटर लिक्विड, एकदम सही डिस्टेंस है। परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन कीप्स वाटर लिक्विड, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा दूर होता, गर्मी नहीं होती, ठंडा होता, तो सारे बर्फ होते हैं यार, ना अलग अलग हमको वेदर मिलता, ना कुछ होता ना कुछ होता। सो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस है सन का अर्थ के साथ, अर्थ का सन के साथ रादर। इसके वजह से हमारा पानी लिक्विड स्टेट में है। कैसा स्टेट में है पानी? लिक्विड स्टेट में है। वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, सो इट कीप्स, सन हीट कीप्स वाटर लिक्विड। या अगर सपोज को बहुत पास होता तो सब पानी इवेपोरेट हो गया रहता, गैसेस फॉर्म में होता। तो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है, तभी वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है। सो सन जो है एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पे है अपने अर्थ से, इसलिए अर्थ पे वाटर क्या है? एकदम लिक्विड स्टेट में है। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन जो हमको मतलब तो ये क्या करता है? जीवन को संभव बनाता है। क्यों? क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में है और हमको एकदम आइडल कंडीशन देता है कि हम रह सके इधर। सीधा सीधा बात है। एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। सबके ऐसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है क्या? नहीं होगा। इस अभी तक तो नहीं देखा हमने, तभी उधर लाइफ नहीं है ना। अगर उधर ऑक्सीजन होता तो लाइफ होता, हम भी जाके उधर रह जाते हैं। तो इधर का क्या है? एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि हम ब्रीथ कर सके, जिंदा रह सके। दैट्स व्हाई अर्थ इज हैज आइडल कंडीशन टू लिव। एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। अब हमको नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है, सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, ताकि वो अंदर ना आ सके, हार्मफुल रेडिएशन अंदर ना आ सके। वो कौन प्रोटेक्ट करता है? यस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है हमें। देन मॉडरेट टेम्परेचर, हमारा जो टेम्परेचर है मॉडरेट है, सपोर्ट डाइवर्स लाइफ फॉर्म, अलग अलग लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? मॉडरेट, क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैसा है? मॉडरेट है। आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। टेम्परेचर इज व्हाट? मॉडरेट। तो टेम्परेचर मॉडरेट है एंड दैट्स व्हाई डिफरेंट डाइवर्स लाइफ फॉर्म है। अगर सन के पास होता, बहुत हॉट होता, तब क्या उसमें जी पाता? नहीं। हम भी कैसे हैं? नॉर्मल मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन में ही जीने वाले लोग हैं, ठीक है। सो दीज आर द आइडल कंडीशंस व्हिच लिविंग थिंग्स नीड एंड अर्थ हैव ऑल दिस आइडल कंडीशंस, ठीक है। देन क्लाइमेट चेंज चैलेंज। भैया एसी बंद करो। अरे बाप रे। सो अर्थ एज अ परफेक्ट होम ऑफ लाइफ, क्लाइमेट चेंज एंड चैलेंजेस। हमने क्या क्या ऐसी एक्टिविटी की जिससे क्लाइमेटिक चेंजेस होने चालू हो गए? अब देख रहे हैं कहीं पे ज़्यादा बरसात हो जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो ये क्लाइमेटिक चेंज आया कैसे? सो ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजेस स्मॉल बट
accumulating change in the earth's temperature, छोटा चेंज ही बहुत ज़्यादा चेंज, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर के थोड़ा सा भी बढ़ने और कम होने से वेदर ही बदल जाएगा, ये ध्यान में रखो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज causes small but accumulated changes in the earth at temperature. Now ये कैसे हो रहा है? इंडस्ट्रियल एमिशन इंक्रीजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। इंडस्ट्रियल जो एमिशन है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, वो ओजोन लेयर को, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, तो है ना, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, सीधा सीधा बात है, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल एमिशंस मतलब अलग अलग गैसेस जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, वो क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बनाते हैं, इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस। डिफॉरेस्टेशन, हम जब जो बात किए थे आपसे, मज़ा मारने के लिए अलग अलग चीज़ों, डेकोरेटिव चीज़ बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो उसके लिए हम जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री डालनी है तो उधर पूरा फॉरेस्ट ही काट देते हैं। सो हम अपने लालच के कारण डिफॉरेस्टेशन जो करते हैं, जितना ज़्यादा फॉरेस्ट रहेगा वो इट ऑब्जर्व्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स ऑक्सीजन। सो डिफॉरेस्टेशन करोगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। सो डिफॉरेस्टेशन reduces कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है। देन क्लाइमेट पार्टनर्स बिकम डिसरप्टेड ग्लोबली। क्लाइमेट पैटर्न, सॉरी, अब देखो ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा या बढ़ेगा अपने पृथ्वी का, तो उससे क्या होगा? जितने भी ग्लोबली क्लाइमेट का पैटर्न चल रहा है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। देन लास्ट वन, कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ द प्लैनेट। सो ऑब्वियसली अगर वेदर चेंज हुआ, है ना, तो जितने भी लाइफ जो अर्थ पे है वो सारे अफेक्ट होंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा, है ना, ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रहना मुश्किल हो जाएगा, रेडिएशंस अंदर आएंगे डायरेक्टली, ओके। सो सब बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये हम ह्यूमन लोग ही क्रिएट कर रहे हैं। सो जितने हो सके उतना ज़्यादा फॉरेस्ट लगाओ, अपने अगल बगल में झाड़े जगवा, अपने अलग अलग जगह पे जितना हो सके उतना पेड़ पौधे लगाओ यार, जितना ग्रीनरी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा रहने में। साइंस बेस्ड सोल्यूशन, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू, इसको ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या है? सो साइंस बेस्ड सोल्यूशन, स्टूडेंट लर्न दैट साइंस मस्ट गाइड एक्शन टुवर्ड्स environmental protection. Student learn that science must guide action towards environmental protection. अब क्या इसमें इसका मतलब ये है स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए कि साइंस का ये देखो ये सब ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, तब तो जाके लाइफ को इनको पता चलेगा भैया आगे जब हमको अपने जनरेशन को इधर सस्टेन करवाना है, इधर जिंदा रहवाना है, तो भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो क्या क्या एक्शंस होने चाहिए हमारे, वो बताने ज़रूरी है। द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन दैट ड्राइव्स साइंटिफिक डिस्कवरी मस्ट हेल्प्स टू सॉल्व जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेटिक चैलेंजेस जो आ रहे हैं हमारे पास, उसके लिए हमारे फ्यूचर जनरेशन को काम करना है, हमें भी काम करना है, खाली फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ देना ऐसा नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट क्या लेनी चाहिए, क्या एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए ताकि साइंटिफिक डिस्कवरी हो टू सॉल्व दिस क्लाइमेटिक चैलेंजेस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब वाई डज पूरी पफ, जो हमारा पूरी जो है वो फूला और एक साइड पतला रह गया, एक साइड वाई थिनर ऑन वन साइड, वाई थिकर ऑन वन साइड,
जो लेयर बना एक साइड थिक, एक साइड थिन है, एक साइड थिकर है, ऐसा क्यों है? सो फैक्टर्स ऑफ चेंज देखिए कि थिकनेस ऑफ डो, जो डो हम लोग लगाते हैं, जो आटा बनाते हो, तो उसका क्या थिकनेस है? पानी ज्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया, है ना? उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन साइज ऑफ द डो के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा गोला लिया है तुमने, तो साइज ऑफ द डो। देन टाइप ऑफ फ्लोर, कौन सा टाइप का भैया, आटा का बना रहे हो या मैदा का बना रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना लेयर, कैसा लेयर बन रहा है। टेम्परेचर ऑफ ऑयल पे डिपेंड करता है, गर्म टेम्परेचर है, ऑयल का टेम्परेचर कैसा है, गर्म है थोड़ा या थोड़ा ठंडा है। बोलते हैं ना ये मॉडरेट पे, अपना जो गैस होना चाहिए मॉडरेट पे होना चाहिए, तब पूरी तलना चाहिए ताकि अंदर भी पके। गर्म कर दिया है, ऊपर ऊपर का पक गया, अंदर कच्चा रह गया, है ना? वे ऑफ पुटिंग डो इनटू ऑयल, क्या वे है तुमको वो जब बना रहे हो, आपने देखा रहेगा अलग अलग गोला। मैंने एक बीच में देखा था यूट्यूब पे, गोला डाल दिया सीधा सीधा, गोला गोला करके, और ऐसा ऐसा गोल गोल करते करते इतना बड़ा पूरी बनाया। गजब टाइप का पूरी बनता है ना? अलग अलग टाइप का पूरी बनता है आजकल। हम क्या क्या खाते हैं, भटूरे खाते हैं, भटूरा भी बनता है ना, पूरी टाइप में ही रहता है, पूरी रहता है टाइप का। तो ये पूरी का जो एक साइड थिकनेस है, एक साइड पतला है, एक साइड मोटा है, एक लेयर, एक साइड का 2 लेयर बनता है, ऊपर एक नीचे एक। तो एक मोटा एक पतला, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएबल लाइक थिकनेस ऑफ द डो, साइज ऑफ द डो, टाइप ऑफ फ्लोर, टेम्परेचर ऑफ ऑयल, और आपने व्हाट इज द वे ऑफ पुटिंग द डो इन द ऑयल, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपको पता चल गया, घर में ऐसा कुछ होगा तो बता देना भैया, पतला बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मोटा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो मम्मी से पूछना, मम्मी बताएगी भी ये सब बातें। ओके। और सब लोग एक बात समझ लो कि ये एक चीज तो मम्मी से पूछना कि पूरी अच्छी कब बनती है, क्या उसका थिकनेस कैसा होना चाहिए, वो जब तुम पूरी बनाते हो कौन सा मैदे का होना चाहिए या आटे का होना चाहिए या किसी और चीज़ का होना चाहिए, तो पूरी अच्छा बनेगा। और वो दोनों साइड लेयर सेम टाइप का आएंगे, वो कब आएंगे, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे। साइंटिफिक मेथड इन एवरीडे लाइफ। व्हाई डज पूरी पफ दे थिनर ऑन वन साइड? Things we can observe, measure variables. Does it puff? Yes or no? तो लिखना yes. Take time taken to puff. लगभग मुझे लगता है within seconds, some seconds, या 1 minute, within minute. Then thickness of sides, one side is thick and one side is thick. Thick, one side is thin. अब रूल, चेंज ओनली वन फैक्टर ऑफ टाइम। ये सब रूल करके और सब मम्मी से पूछना, बताना। देन चेंज ओनली वन फैक्टर ऑफ एट अ टाइम, कीप नोट ऑल ऑफ दिस रिजल्ट्स, कि स्मेल कैसा है, स्मोक कैसा है, स्प्लेटरिंग कैसे है। देन कॉल्ड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड, अगर ये सब आप देख रहे हो, जांच कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट, लाइन से आप गए हो। सो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? हम अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे है, कंक्लूजन पे है। तो हमने ये चैप्टर में क्या क्या देखा, कैसे कैसे देखा, वो सब चलिए देख लेते हैं एक बार। साइंस इज एवरीवेयर, हर एक जगह साइंस था, नॉट ओनली इन लैब्स, ऑल्सो एट होम्स, है ना? खाली लैब में है क्या साइंस? साइंस सब जगह है, अपने लैब में भी है, अपने हम जहां भी जा रहे हैं भैया, यहाँ पे भी साइंस है। बॉटल
देखो ये जो बना है ढक्कन, ये ऐसे ही क्यों बना? तो ये भी साइंस लग के ही बना है, टेक्नोलॉजी है भाई ये, नहीं तो, है ना? तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी, साइंस से ही बना है। हर एक जगह आप जहां पे भी देखो, जहां पे भी देखो, सब जगह साइंस है। कैमरा साइंस से ही चल रहा है, टेक्नोलॉजी से चल रहा है। मोबाइल साइंस से चल रहा है, टेक्नोलॉजी से चल रहा है। तो साइंस इज एवरीवेयर, नॉट ओनली इन लैब्स बट ऑल्सो इन होम्स, बट ऑल्सो इन होम। क्यूरियोसिटी प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंटेशन इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेशन। आप क्यूरियस हो, क्वेश्चन पूछने वाले हो, तो भैया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर उसको क्यों हो रहा है तो हम देखेंगे भैया ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उसका जब आंसर निकालोगे, और आंसर निकालने के लिए इसको सही है या गलत है वो प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे। तो ये तीनों चीज़ मिला के क्या बनती है? इन्वेस्टिगेशन बनती है किसी भी चीज़ की। तो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन इज क्यूरियोसिटी प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। सो क्यूरियोसिटी प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट गिव्स यू व्हाट? इन्वेस्टिगेशन। ये बात आप लोगों को पता चल जानी चाहिए। इवन सिंपल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों में भी हम साइंस ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा पूरी पफिंग, पूरी जो फूला, वो फूला क्यों फूला, तो दैट इंक्लूड साइंस। मून फेजेस, मून अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न फॉर्म कर रहा था, मतलब ये एक रिपीटेड सीक्वेंस में चल रहा था, है ना, अलग अलग फेस में दिखता था वो, तो वो क्यों दिखता था? साइंस ही था ना। तो सिंपल थिंग्स, पूरी पफिंग, मून फेजेस आर साइंटिफिक पजल्स। ये सब क्या है? साइंटिफिक पजल्स ही तो है जो हमने सुलझा लिए थे। तो मतलब अगर साइंटिफिक क्वेश्चन अराइज होता है आपके मन में और उसको आप जब सुलझा लेते हो, दैट पजल्स को सुलझा लेना, दैट इज साइंटिफिक पजल, है ना। एम बिकम यंग साइंटिस्ट, क्यूरियोसिटी एज गाइड, विथ क्यूरियोसिटी एज अ गाइड। तो एम क्या था इसका? कि आप सबको साइंटिस्ट बना एकदम यंग साइंटिस्ट आप बन जाओ। या चैप्टर पढ़ लो, या यंग ये से चैप्टर पढ़ लोगे तो भाई इन्वेस्टिगेटर बन जाओगे। इन्वेस्टिगेटर बन गए तो साइंटिस्ट तो बन ही गए ना तुम। तो यू ऑल आर साइंटिस्ट। आपके मन में जिज्ञासा है, हर एक चीज पूछते रहते हो, हर एक चीज जानने की जिज्ञासा है हमारे मन में, तो एवरीबडी इज साइंटिस्ट। तो यही तो एम था ये चैप्टर का, कि आपको बता सके, आपको समझा सके कि आप भी एक साइंटिस्ट हो। समझ रहे बात को? तो ये बात आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा कि यू ऑल आर यंग साइंटिस्ट। तो आज हमने बेसिकली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया और हर एक पहलू पे ध्यान दिया। और मैं आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा कि भैया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना वो अपने हाथ में है, हमारे हाथ में है। हर एक चीज़ को जानना, समझना, और ये चैप्टर पढ़ने के बाद में तो यही बात पता चलती है ना कि हर एक चीज़ को जानना समझना इम्पॉर्टेंट है। So today we have completed our first chapter, that is exploring the investigation of world of science. तो आप सभी लोग पूरा एक्सप्लोर करना है चैप्टर को। अगर आपको हर एक पहलू इसकी समझ में आई हो, और बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसा चैप्टर तो था नहीं है, बेसिक चैप्टर था, और हर एक कॉन्सेप्ट आपको अगर समझा है तो ज़रूर ये कर देना। मतलब आपको बताता हूँ, अभी रुको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, इट विल बूस्ट अस, हम लोग को बूस्ट करेगा। तो ज़रूर एक कमेंट कर देना भैया। हमारा चैनल को और हमारा वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो एक बार ज़रूर शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो ना, इसमें क्या है सर, कैसे भी सब्सक्राइब कर लो। कि सब्सक्राइब करो, अपने फ़ोन से करो, अपने दोस्तों के फ़ोन से करो, सबके फ़ोन से सब्सक्राइब करवा दो, सब्सक्राइबर्स बढ़ना चाहिए। और
बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को ये ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस की मिलती रहे। जाते वक्त बोले सलमान खान के साथ, आजकल सलमान खान बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग बोल के जाते हैं, चिपका के, बहुत बड़े बड़े चिपकाते हैं कि डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, रिस्पेक्ट योर माता पिता एंड भारत माता की जय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।